प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज के इस प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी जो बरतानिया में 31 साल से मुकीम हैं, जाहिद परवेज़ साहब, उनकी कहानी आपके सामने हम रखने के लिए जा रहे हैं। जाहिद परवेज़ साहब ने 31 साल बरतानिया में गुजारे, मेहनत मजदूरी की, कारोबार किया। शब रोज़ मेहनत करने के बाद जो पैसे उन्होंने कमाए, सोचा कि अब बाकी की ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान जाके गुजारते हैं, यानी अपने मुल्क जाके गुजारते हैं। और ज़ाहिर अपने मुल्क, जब कोई भी शख्स पाकिस्तान वापस आकर सेटल होना चाहता है तो वो सोचता है कि उसका वो कारोबार भी होना चाहिए, उसका किचन कैसे चलेगा, उसका रोज़गार क्या होगा, उस सिलसिले में वो प्लानिंग करता है। तो जाहिद परवेज़ साहब ने ये प्लान किया कि उनके एक बचपन के दोस्त हैं सैयद अली इमरान, जो कि 2007 से एक कॉलेज चला रहे थे। तो इन्होंने प्लान किया और उन्होंने इनको ऑफ़र की कि आप हमारे कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर दें और यहाँ से हम आपको परसेंटेज के हिसाब से, यानी प्रॉफिट पर परसेंटेज आपको देते रहेंगे और आपका एक अच्छा सिलसिला चलता रहेगा। जाहिद परवेज़ साहब ने अपने उस बचपन के दोस्त की बात मानी और तकरीबन 1 करोड़ रुपए, यानी एग्जैक्टली ये 94,35,000 रुपये बने, जो कि 1 करोड़ के करीब करीब रकम बन जाती है। 94,35,000 रुपये उन्होंने उनके कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर दिया और कहा कि 18 माह के बाद आपको आपके ओरिजिनल अमाउंट वापस मिल जाएगी और आपको जो प्रॉफिट है वो साथ मिलता रहेगा। ये एग्रीमेंट साइन हो गया और 2 साल की मुद्दत का इस पर हुआ कि 2 साल के बाद इसको हम मुद्दत को एनहांस कर लेंगे या एग्रीमेंट को दोबारा से देख लेंगे कि इसको एक्सटेंड करना है या क्या इस पर किया जाए। 2 साल तो क्या 3 साल गुजर गए, बल्कि 3 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर गया और जाहिद परवेज़ साहब को न तो इनकी ओरिजिनल अमाउंट वापस मिली, ना ही वो परसेंटेज जो तय हुई थी प्रॉफिट की वो उन्हें मिलना शुरू हुई। और उसके बाद वो उन्होंने कानूनी चाराजोई के लिए तगोदो शुरू की और साथ ही साथ जो ओवरसीज़ कमीशन पंजाब है उसके पास चले गए कि हमारी दादरसी की जाए। लेकिन अब तक हुआ क्या है ये तो ख़ुद हम जाहिद परवेज़ साहब से जानेंगे, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जाहिद परवेज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। परवेज़ साहब के साथ मलिक ज़ियाद अहमद साहब मौजूद हैं, जो उनके भाई हैं, जो यहाँ पर उनके मामलात को देख रहे थे और जो एग्रीमेंट्स हो रहे थे और जो उसके बाद की अब पिछले 1-1.5 साल से जो मुशक्क़त ये कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं अदालतों के या थाने कचहरी के या ओवरसीज़ के। मलिक ज़ियाद साहब चूँकि पाकिस्तान में इनके भाई है तो ये यहाँ पर इस सारा मामला देख रहे हैं। राजा काशिफ साहब इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे जिन्होंने स्टोरी पर काम किया, राजा काशिफ साहब से तफसीलात लेंगे। और राशिद लोधी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लोधी साहब से भी हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि क्या गलती हो गई या बदकिस्मत ख़राब निकली या क्या इनसे कानूनी तौर पर कोई सुकुम रह गया इनके एग्रीमेंट में और अब इन्हें क्या करना चाहिए। तमाम चीज़ें राशिद लोधी साहब से हम जानेंगे। मैं आगाज़ करता हूँ जाहिद परवेज़ साहब से और फिर राजा काशिफ साहब से जानूँगा। जाहिद परवेज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके ये बचपन के दोस्त थे, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी तौर पर कानूनी कार्रवाई की, एग्रीमेंट साइन किया, कि क्या मुआहिदा क्या तय पाया था आपका, कितनी रकम आपने दी थी, कितने अरसे में वो रकम वापस मिलना थी, कितना प्रॉफिट शेयर आपको होना था और फिर वो मुकर कैसे गए आपके दोस्त, क्या हुआ आपके साथ, ज़रा मुख्तसरन बता दीजिए। फिर दूसरी साइड की कहानी हम राजा काशिफ साहब से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2015 में अपने दोस्त सैयद अली इमरान से मिला लाहौर में और उसके बाद मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं बिज़नेस यहाँ पे सेटल करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ पाकिस्तान में। तो उनको उस बारे में बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, कॉलेज में आप इन्वेस्टमेंट कर लें। मैंने ये रकम उनको 20 लाख रुपया पाकिस्तानी और 25-25 हज़ार पाउंड के 2 चेक, जो कि ये सारी रकम मैं यूनाइटेड किंगडम से बजरिया बैंक बार्कलेस बैंक से हबीब बैंक लिमिटेड में लेके आया था। तो ये मैंने उनके हवाले कर दी। उन्होंने मुझे यही कहा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी होंगे और प्रॉफिट में भी आप शामिल होंगे और इसके साथ साथ हम इस बिज़नेस को एक्सपेंड भी करेंगे जिसमें आप हमारे साथ साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने ये पेमेंट उनको दे दी उसके फ़ौरन बाद ही उनका रवैया भी चेंज हो गया और मुलाकात भी ख़त्म हो गई। तो फिर उसके बाद हमने रवैये में क्या तब्दीली आई? मिलना छोड़ दिया उन्होंने, फ़ोन लेने छोड़ दिए। लेकिन 2-3 रोज़ के बाद, क्योंकि मैं लाहौर में था तो मैं इस्लामाबाद में चला गया उनके पास, वहाँ पे ही। तो वहाँ पे मैंने एक कमरा जो है वो रेंट आउट कर लिया ताकि मैं कॉलेज के मामलात को उनके साथ देख सकूँ। तो मुझे एक कमरे में बिठा दिया जाता था, सारा दिन मैं उस कमरे में बैठा रहता था। ना मेरे साथ कोई मुशावरत होती थी, ना ही मुझे कोई टास्क दी गई, सिवाय इस चीज़ के कि भाई आप जो करना चाहते हैं आप उसकी रिपोर्ट तैयार करें। मैं रिपोर्ट तैयार कर करके उनको भेजता भी था, लेकिन उनका कोई खातिर ख़ास जवाब कोई वहाँ से नहीं आता था। उसके बाद फिर जब मैंने उनके कोल्ड शोल्डर देखे तो मैंने उन्हें 12 बार कहा यार कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया
कि मैं एक कमरे में बंद बैठा रहूं और आप मुझे मेरे साथ कुछ बता भी नहीं रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना, और जो प्रोग्राम चलाने हैं आगे एक्सपेंड करने हैं उसके लिए मुझे फंड्स भी चाहिए जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो उन्होंने कहा पैसे उधर से तो मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा। अब ऐसे ही है कि देखते हैं कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो फिर उनके साथ मेरा ये मुआहिदा तय आ गया कि भाई आप ऐसा करें कि आप पेमेंट हमें दे जाएं और 18 महीने के बाद विद प्रॉफिट आप अपनी रकम जो है ना असल रकम वो वापस ले लीजिएगा। ये जो मुआहिदा था 19 नवंबर 2017 में ख़त्म हो चुका हुआ है। उससे पहले मैंने अगस्त सितंबर में उनसे कहा कि यार आप ऐसा कीजिए कि यानी जाहिद परवेज़ साहब आपने ये जो मज़ीद रकम उनको दी ये उनका बुरा रवैया देखने के बाद दी, जब वो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और आपने वापस जाना था फिर आप उनको पैसे देकर चले गए, ऐसे ही हुआ था? नहीं जी, पेमेंट मैं पहले कर चुका था। उस वक्त तक रवैया बहुत अच्छा था। तो रवैया एक्चुअली ख़राब हुआ जब पेमेंट कर चुका तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। तो ये था कि मुझे अब घर भी चलाना था, जो मैं बच्चों को पाकिस्तान ले आया था कि यहाँ पे सेटल हो जाएं। तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा वापस कुछ ना कुछ तो करना था जाके अपने किचन चलाने के लिए। तो मैंने उनसे कहा यार कोई मामला तय नहीं पा रहे तो किस तरह किया जाए। तो उन्होंने कहा एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जो कि 18 महीने का होगा, उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, आपको आपकी रकम भी उससे पहले वापस मिल जाएगी बमा प्रॉफिट। और उसके बाद जब मुकर्रर टाइम आया तो उस वक्त उन्होंने अपने फ़ोन ही बंद कर दिए, कभी मेरे सामने भी नहीं आ रहे। मैं कोई 20 दफ़ा इस्लामाबाद जा चुका हूँ, उनके कैंपसेस में जाके बैठा रहा हूँ। 3 कैंपसेस उनके चल रहे हैं इस वक्त, एक इस्लामाबाद में है, एक सैटेलाइट टाउन में है और एक वाक एंड में है। तो यहाँ पे जाके मैं बैठा रहता हूँ। वहाँ पे जो आपकी मुलाकात होती है अपने दोस्त से सैयद अली इमरान से? नहीं सर, वो मेरे सामने नहीं आते, बल्कि अपने कोई उनका लॉयर है उसको आगे कर देते हैं। नहीं, वो कॉलेज में खुद नहीं बैठते? नहीं, बस वो कहते हैं जी ऑन एंड ऑफ आते हैं। तो किसी भी शख्स को ना तो उनका पता है कि वो कहाँ पे बेस करते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं उनको मिला था उनका घर वो भी उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। तो बड़ी तगोदो के बाद पिछले महीने मुझे उनके नए घर का पता चला, तो मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन वहाँ से भी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं यहाँ नहीं रहते। अच्छा। तो उसके बाद उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकी मेरी। सही है। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरीके से वो मेरे साथ बैठ के ये मामला को तय कर ले। ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राजा काशिफ साहब, क्या स्टोरी आपके इल्म में आई है, दूसरी साइड की स्टोरी क्या है? अच्छा असद, ये इनके साथ फ्रॉड का पर्चा है इनका, जो इसी महीने 17 तारीख को थाना सादकाबाद रावलपिंडी में इन्होंने फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया। 406 का पर्चा है इनका। 406 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इनका पर्चा हुआ है जिसकी अबूरी चालान जो है वो 15 दिन में अदालत में पेश करना होता है। इसके तफ्तीशी हैं सैयद नाज़िम हुसैन काज़मी, सब इंस्पेक्टर है। मेरी उनसे बात हुई है, मैंने कहा आप सैयद इमरान अली साहब के ख़िलाफ़ पर्चा है, मुद्दई हैं जाहिद साहब, तो क्या इस पर पेशरफ्त किया अभी तक? मुलज़म को आपने गिरफ़्तार किया है? उसने कहा जी हमने इनके जो कॉलेजेस हैं, जो 3 ब्रांचेस इन्होंने बताई हैं जाहिद साहब ने, वो कह रहे हैं हमने इन तीनों ब्रांचेस पे छापे मारे हैं। बल्कि कल वो आए थे इस्लामाबाद, पिंडी पुलिस इस्लामाबाद आई थी, मैंने उनकी आमद रवानगी भी मुतलका थाने से चेक की है। वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे भी उसको सर्च आउट किया, नहीं मिला। वो कह रहे हैं इमरान जो है वो गायब है, हम उसके जो बैक रिकॉर्ड है उसको भी चेक कर रहे हैं। इंडस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जिस नाम से इनसे इन्वेस्टमेंट ली गई, इनकी बुनियादी गलती जो हुई है इनसे वो ये हुई है कि जब ये उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे थे या इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो इन्हें इस जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है इसकी एफिलेशन होती है बोर्ड से, किसी ना किसी तालीमी बोर्ड से होती है। इस कॉलेज की जो एफिलेशन है वो फेडरल बोर्ड से है। तो उस एफिलेशन में अगर ये पार्टनरशिप करते, एफिलेशन में डॉक्यूमेंटेशन करते, इन्होंने सादे स्टाम्प पे एक उनसे एग्रीमेंट किया है पैसों का, अगर वाकई ही इनको पार्टनर बनाया जा रहा था तो इनको चाहिए था कि वो उसकी पार्टनरशिप जो है अपनी फेडरल में बोर्ड में जाके साथ उसकी जो ऑनरशिप है उसमें उस हिस्सेदार बनते, 10% 20% जो भी इनकी हिस्सेदारी बनती थी, वो इन्होंने नहीं किया। वो अगर इन्होंने किया तो ये ज़रा मजबूत फुटिंग पे होते। उसके बाद जो नाज़िम काज़मी साहब से मेरी बात हुई है तफ्तीशी से, वो कह रहे हैं कि कोशिश हम कर रहे हैं कि इसको पकड़ लें किसी तरीके से, इसका बैक रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं, इसके रिलेटिव्स को हम चेक कर रहे हैं। 2-3 दिन हमें लगेंगे इंशाल्लाह और हम इसे ज़रूर पकड़ेंगे और तफ्तीश करेंगे। लेकिन 406 का आपको बता दूं 94 लाख से 35,000 का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन 3 से 6 महीने में इसकी ज़मानत भी हो जाती है, 7 साल इसकी सज़ा है। अगर इस शख्स के नाम सैयद इमरान अली के नाम कोई जायदाद हुई, शायद अदालत कोई ऑर्डर ऐसा पास कर दे कि
इसकी जायदाद जब्त करके या उसकी नीलामी करके जो है इनका नुकसान का अजाला किया जा सके। लेकिन इनसे बुनियादी तौर पे जो इन्होंने ट्रस्ट पे जो डील की है, जो ट्रस्ट पे इन्होंने एतमाद पे उसे पैसे दिए हैं, इन्हें बुनियादी इनकी गलती ये है कि इन्हें उस कारोबार में हिस्सेदारी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसको कंप्लीट करना चाहिए था। फेडरल वो अब भी इनके पास एक रास्ता है कि इंडस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कंप्लेंट फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन फीरा, इस्लामाबाद में इसका ऑफिस है H8 में सेक्टर में, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दें कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मैं इस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का शेयर होल्डर हूँ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये इस हवाले से मेरे से पेमेंट ली गई थी, तो मेरी जो है दादरसी की जाए इस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को। जो भी इसके CEO हैं, सैयद इमरान अली हैं, या उन्होंने अपनी किसी मिसेज के नाम रखा हुआ है, तो उनको ये जो है नोटिस वगैरह किया जाए या इसकी एफिलिएशन कैंसिल की जाए, या मेरे इस हवाले से ये एप्लीकेशन दे सकते हैं फीरा में भी। तो ये कॉलेजेस जो हैं ये अच्छे तरीके से रन हो रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक अच्छी तादाद मौजूद है और पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट में हैं ये इदारे? जी मैंने चेक किया है, मैं गया हूँ वहाँ पे, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, प्रॉफिट में हैं, कॉलेज ठीक चल रहा है और इसकी रेपुटेशन भी ठीक है, कॉलेज की रेपुटेशन ठीक है। अली इमरान साहब है, सैयद अली इमरान साहब, उनकी रेपुटेशन थोड़ी मार्केट में ख़राब है, अब वो है नहीं, उनका नंबर भी बंद है, मैंने भी काफ़ी था, पुलिस को नहीं मिला तो असद साहब मुझे उसने क्या मिलना था, पुलिस उसे ढूंढ रही है, कोशिश काफ़ी की है। उनके प्रिंसिपल इधर इस्लामाबाद में है अब्दुल हमीद साहब, उनसे भी बात हुई, कॉलेज अच्छा, मेरे स्टूडेंट से भी बात हुई, कॉलेज अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, ठीक चल रहा है। मैंने इस्लामाबाद कैंपस देखा है, वहाँ पे अच्छी खासी स्टूडेंट्स की तादाद है और अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छी फीसेस जा रही हैं और वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बता दें, फिर मैं राशिद वली साहब के पास जाता हूँ कि आमतौर पर जब पुलिस को कोई शख्स नहीं मिलता तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि वो बंदा गायब होता है इसलिए पुलिस को नहीं मिलता, और दूसरा ये कि पुलिस को ढूंढना नहीं चाह रही होती, या कोई आप हमारे यहाँ पुलिस का निज़ाम आपको पता है, ये कोई डील हो गई होती है और पुलिस लोग सामने होते हैं और गिरफ्तार नहीं करती और पुलिस कहती है जी हमें मिल नहीं रहा। तो इस तरह के इश्तहारी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो आप इस केस में क्या देखते हैं? जी पुलिस इस हवाले से जो है ना, अगर उसके वो बंदा शख्स नहीं मिल रहा उन्हें, तो वो इसके रिलेटिव्स से पूछते हैं, भाई बहन बीवी बच्चे, वो उनसे पुलिस अमूमन, और मतलब ये कानूनन तो नहीं है लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इन लोगों को शामिल तफ्तीश करें या पकड़ लें या अपने पास बिठा लें, उन्हें कि अपना मुलज़म, वो जो हमारा मुलज़म है उसे पेश करें। तो इस तरह के वो कोशिश करते हैं कि वो इस तरह की एफर्ट कोई करे। फिर उसकी अगर मोबाइल ऑन हो तो वो उनके सोर्सेज हैं, CIA के सोर्सेज होते हैं कि वो मोबाइल से लोकेशन चेक कर लेते हैं, मोबाइल अगर ऑन हो कि इस टाइम ये शख्स कहाँ मौजूद है। ये एक बड़ी चीज़ होती है जिसके लिए CPO को एप्लीकेशन दी जाती है, मुतलका तफ्तीशी एप्लीकेशन देता है CPO को कि इस मुलजिम की हमने लोकेशन ट्रेस करनी है, CIA के पास ये सिस्टम मौजूद है। तो फिर उसका मोबाइल जब भी ऑन हो पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी, तो वो वहाँ पुलिस पार्टी लेके जाके छापा मार के उसको पकड़ते हैं, ये इसका सिस्टम होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब राशिद वली साहब, पुलिस का सिस्टम तो पंजाब में है ही ऐसा। जी ओके, अब राशिद वली साहब आपने पूरी कहानी सुनी है, मैं मलिक जाद साहब की तरफ आने से पहले ज़रा आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपको क्या लगा है कि फ्रॉड हुआ है इनके साथ? जाहिर है वो बंदा एग्रीमेंट किया और उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन कानूनी तौर पर अभी तक जो रास्ते इन्होंने इख्तियार किए हुए हैं वो ठीक किए हैं? आपके ख्याल में जो जिस तरीके से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, उसी को फॉलो किया जाहिद परवेज़ साहब ने? असद साहब, गुजारिश ये है कि एक बहुत अच्छा मुकदमा जो है वो बुरी पैरवी के साथ हारा जा सकता है और एक बिल्कुल कमज़ोर मुकदमा अच्छी पैरवी करके जीता जा सकता है। पहले नंबर पर तो ये बात है, अभी तक इनकी जानब से कोई भी कोर्सिव मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए गए हैं। महज एक FIR का अंदराज हो गया है 406 की, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। उस FIR के नतीजे में वो मुलज़म गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उसकी गिरफ्तारी के लिए इन्होंने कौन सा लीगल कोर्स अडॉप्ट किया? कुछ नहीं किया। इनको चाहिए था ये 22 से 22B CRPC के तहत ये पटिशन लेके जाते सेशंस कोर्ट के पास कि इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है और मेरे पैसे लूटे हैं, और ये पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, इनको गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जाए। वहाँ से अगर दादासी ना होती तो हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर इनको करना चाहिए था वहाँ आते, और लाजमी तौर पर मुतलका जो DIG हैं उनको पार्टी बनाते, तो अभी तक उस शख्स की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती हो, और जब उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो उसके बाद वो पैसे भी सब कुछ इनको देता। इनकी जानिब से ये भी नहीं किया गया। इनको सूट फॉर रिकवरी करना था सिविल कोर्ट के अंदर, चूँकि
लॉ जो है कि आप सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी जो है उसको साइड बाय साइड चला सकते हैं, यानी ये कि वक्त के अंदर अगर आपने FIR का अंदराज कराया है तो उसी वक्त में आपको सिविल रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं। कानून में इस बात की इजाज़त है और दोनों कार्रवाइयाँ जो हैं वो साइड बाय साइड चलती हैं। इन्होंने सिविल कोर्ट के अंदर भी रुजू नहीं किया है और वहाँ इनको सूट फॉर रिकवरी जो है वो फाइल करना चाहिए था। तो मुझे जो अभी तक इनका केस सुनने के बाद लगा है वो यही है कि इनकी जानिब से जो पैरवी करने में है वो खासी गफलत बरती गई है। सही है। मैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना चाहूँगा प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चौधरी मंजूर मुश्ताक साहब जो इनके वकील हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, राशिद वल्दी साहब का ख्याल ये है कि आपको जो मेजर्स लेने चाहिए थे इस केस को की पैरवी में वो शायद प्रॉपरली नहीं लिए जा सके। आप कुछ बताएंगे क्या क्या अब तक आपने इकदाम उठाए हैं बतौर वकील और क्या मशवरे दिए हैं कानूनी तौर पर, क्या रास्ते दिखाए हैं जाहिद परवेज़ साहब को? रजा परवेज़ साहब बिल्कुल बेजा फरमा रहे हैं कि इसमें जो है रिकवरी सूट फाइल करना चाहिए था, क्योंकि क्रिमिनल रेमडी के साथ साथ जो है सिविल रेमडी भी अवेल करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें जो कोताही हुई है वो है कि ये FIR जो है 19/5/2016 की है। अब इस मतलब इतने अरसे लॉन्ग टाइम के ऊपर पुलिस को FIR जब होती है तो पुलिस को कम अज कम जो है 5-7 दिनों में जो है मुलज़म को पकड़ना चाहिए था, उसको अरेस्ट करना चाहिए था, फिर उसके बाद हम जो है उसको करें। अभी तक उसको अरेस्ट उन्होंने नहीं किया। तो दूसरी बात यह है कि मैंने अपने मोकल जो है परवेज़ साहब इनको बिल्कुल कहा है कि हम सिविल कोर्ट में जा रहे हैं और रेमडी जो सिविल रेमडी है ऑर्डर 37 को अवेल करना चाहते हैं। जी राशिद साहब। साहब मैं राशिद लोधी एडवोकेट बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इनकी गिरफ्तारी के लिए आपको पटिशन भी दायर करनी चाहिए थी, 22/22 में भी जाना चाहिए था कि पुलिस जो है 2014 से जब से पर्चा दर्ज हुआ है इसकी गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं आई है, उसके लिए आपको जाना चाहिए था वहाँ से अगर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस नहीं होता तो फिर आपको जुरिसडिक्शन को इन्वोक करना चाहिए था और वहाँ जाके मुतल्लिका DIG को SSP इन्वेस्टिगेशन को पार्टी बना के तो फिर ये आपको ये भी साथ करना चाहिए था। सर इसमें ये है कि मैं पहले वकील इसमें नहीं था, एंगेज नहीं था, मैं भी एंगेज हूँ। तो ये सारे प्रोसेस हमने जो है बिल्कुल अपडेट कर दिए, स्टार्ट ले लिए, शुरू कर दिए। इंशाल्लाह विदिन जो है वीक इसका रिजल्ट भी आएगा जी। अच्छा, अब चलें, ये तो वो चीज़ें जो राशिद साहब बता रहे हैं कि नहीं की, मगर जो काम किए हैं वो क्या हैं वो मैं मलिक जाद अहमद साहब से जानता हूँ। जाद साहब, आपने काफ़ी भागदौड़ की है इस जब आपको ये पता चल गया कि ये फ्रॉड हो गया है, आप कहाँ पर गए हैं, क्या क्या इकदाम अब तक आपने किए हैं? क्योंकि राशिद वल्दी साहब तो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी शायद आपने नहीं की, आपने क्या की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले खान साहब बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इस प्लेटफॉर्म से हमारी जो आवाज़ है वो उठाने का हमें मौका दिया। इसमें जी 3 मार्च में हमने 2018 में ही फ़र्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ओवरसीज़ कमीशन पंजाब में लॉन्च की और उनकी गाइडलाइन पे ही हम चलते रहे, क्योंकि चूँकि हमें ये पता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मामला टेकअप करता है, बहुत सी चीज़ों को ये पर्सनली देखता है, पुलिस इनके साथ राब्ते में होती है, जो यहाँ पे DG साहब बैठते हैं और जो इनके लीगल के मामला यहाँ पे बैठते हैं ऑफिसर्स, वो वहाँ पे पिंडी में उनकी जो अप्रोच है वो स्टार्ट होती है CCPO से और RPO से। तो हमें यहाँ पे पुलिस के मामला चूँकि देख देख के इतने थक चुके हुए हैं कि हमें लगता है कि जो बंदा अपना काम लेके जाता है वो ऐसे लगता है कि वो विक्टिम नहीं है, उसी ने सारे कसूर किए हैं, वही मुजरिम है, वही मुलजिम है। ठीक है जी, वहाँ से हमने टेकअप इसको करवाया जी। ओवरसीज़ से फ़र्स्ट मीटिंग हुई जी CCPO रावलपिंडी से, कोसर साहब नाम था उनका, गालबन साथ कुछ और भी लगता था नाम के साथ। उन्होंने इसको टेकअप किया, टेकअप करने के बाद थोड़ा सा आगे चलाया। उसके बाद भाई जो मेरे कह रहे हैं अपना लॉयर साहब के, इसको नहीं उस तरीके से किया गया परस्यू। हमने तो जी 1 माह में 3-3 चक्कर भी लगाए हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, ओवरसीज़ का हवाला होने के बावजूद उधर से रिकमेंडेशन हुए। किसके पास चक्कर लगाए आपने? अपना CCP ऑफिस थाना सादकाबाद में, और सादकाबाद वाले कहते हैं जी इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद वाले कहते हैं जी आप लाहौर में इसको करवा लें, लाहौर वाले कहते हैं जी ये वकूई पिंडी का। हम इस चक्कर के अंदर फंस के इतना उलझ गए थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था जी हमने जाना किस साइड पे, हमें अपनी डायरेक्शन ही नहीं हम वाज़े कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ जिसमें ये थी कि ये एक सीधा फ्रॉड है, इसके अंदर बिल्कुल ठीक है जी, वकला हज़रात बेहतर जानते हैं डेफिनेटली हमसे बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये बिल्कुल मनी ट्रेल है पूरी इसकी, जो बैंक की
अथेंटिक हैं और ये कोई हुंडी के ज़रिए, कोई हवाले के ज़रिए जो है वो पैसे जो है नहीं जी, बिल्कुल कैश नहीं हुई। ये जो पूरी है ये बैंक की सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं जिसमें बैंक ने ये पेमेंट जो हैं इसको ऑन किया है कि जी हमने ये पेमेंट फ़लाँ अकाउंट में सैयद अली इमरान के अकाउंट में ट्रांसफ़र की हैं। दूसरा जी, उसके बाद सारे मामला देखते हुए अब ये रिसेंटली जी हमने कोशिश की कि वो किसी तरीके से टेबल पे आ जाएं, लेकिन वो टेबल पे नहीं आए बिल्कुल भी, ना किसी कांटेक्ट में है ना किसी पिक्चर पे है। नहीं आपका उनसे? बिल्कुल जी, आउट ऑफ कांटेक्ट, आउट ऑफ पिक्चर, ही इज़ टोटली आउट ऑफ कांटेक्ट। और उसके बाद जी हमने थाना सादकाबाद में गए, पहले आरपीओ साहब के सामने पेश हुए जी। इस 15 दिन के अंदर जी हमारे 2 से 3 चक्कर लग चुके हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में। आरपीओ साहब के आगे पेश हुए जी, आरपीओ साहब ने रिकमेंडेशन की जी अपने शिकायत सेल के जो उनके इंचार्ज हैं, अपना इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं अफजाल साहब, उनको कहा जी, उन्होंने रेकमेंड किया जी थाना सादकाबाद में। थाना सादकाबाद में 3 दिन बैठने के बाद आरपीओ की रेकमेंडेशन के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो रही है जी। 3 दिन के बाद आरपीओ साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि जी इसको 406 की इफेंस में ला के इसके ऊपर पर्चा दिया जाए। उसके बावजूद 3 दिन लगे जी, और जो मिन्नतें, जो तरले हैं और जो वहाँ पे ख्वारी काटी है वो इस वक्त हम नहीं, उसका वो एक लंबी दास्तान है जी। इसके ऊपर जी उसके बाद 406 अल्लाह करके हो गई जी वो हमारी अपना। उसके बाद जी छुट्टियाँ थी जी, कोई 9वीं 10वीं मुहर्रम की, ये पिछली मंडे की बात है, और आज 10-11 दिन हो गए हैं। अगर वो पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि हमने रेड्स की हैं जी, उनकी बात मान लेते हैं बजा, क्योंकि हम बहस तो कर ही नहीं सकते जी उनसे, मान लेते हैं। लेकिन आपको क्या कहा उन्होंने? हमें जी यही कि उनके लॉयर जो हैं, उनके जो सॉलिसिटर हैं, वो हमारे से टेबल पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे बात हो रही है। आप जी कोशिश करें कि हमसे कैंपस ले लें। सर हम कैंपस कैसे ले लें? हमने एक इन्वेस्टमेंट की है उसको रन करने, कैंपस इज ऑलरेडी रेंट पे हैं। फर्नीचर उसमें कितना होगा, उसकी असेसमेंट भी, वैल्यूएशन भी लगा लें, वो 2 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख का, बहुत कोई वीआईपी होगा तो 15 लाख का फर्नीचर होगा। मैं सर क्या करना है? चलें, मैं 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूँगा। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कुछ दिन पहले भी आपसे एक केस के सिलसिले में बात हुई थी, और आज भी चौहान साहब, जाहिर है आप तो नए आए हैं गवर्नमेंट में, लेकिन ये जो पार्टी हमारे साथ इस वक्त बैठी है ये अगेन ओवरसीज़ कमीशन के डसे हुए हैं। यानी एक एग्रीमेंट इन्होंने एक कारोबारी मुआहिदा किसी से किया और ये 94 लाख रुपए कारोबार में फंसा के बैठ गए, और फिर उसको निकलवाने के लिए इन्होंने जितना टाइम ज़ाया किया है वो ओवरसीज़ कमीशन के ज़रिए से ज़ाया किया है। ना इनकी दादरसी पुलिस में हुई है, ना इनकी दादरसी ओवरसीज़ कमीशन में जाकर हुई है, ना पुलिस इनको सुन रही है, कहीं से इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो इसमें चौहान साहब, आपके ख्याल में एक जाहिर आप बहुत सारे टारगेट्स आपके सामने, आपकी हुकूमत के सामने है, पुलिस को भी ठीक कर रहे हैं, आप ओवरसीज़ कमीशन को क्या कर रहे हैं? आपके जहन में क्या है कि इस तरह के ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए करेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो असदुल्ला, बात यह है कि पहले आपका ओवरसीज कमीशन बनाया था सीएम उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो नाम नेहाद था, वो इतना इफेक्टिव नहीं था। अब जुल्फी बुखारी साहब को इमरान खान साहब ने ओवरसीज के हवाले से अपना मामले खसूसी बनाया है। मैं इन्हें एडवाइस दूंगा कि ये फौरी तौर पर जुल्फी बुखारी साहब से रब्ता करें और अपने केस को इमीडिएटली, इसको तो कम से कम सॉर्ट आउट करवाएं। लेकिन एक चीज मैं आपके साथ कमेंट करता हूं कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा कि जो पंजाब के अंदर मौजूद है आपका ओवरसीज कमीशन, उसको मजबूत भी करें, मजबूत भी करें, और उसको अच्छे तरीके से एक्टिव भी किया जाए, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन आपकी एक्सपोर्ट लेवल के बराबर आपके रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस, 17 अरब डॉलर जो है वो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए से। तो कम से कम उनको इज्जत, वकार, एहतराम, उनकी जान माल की हिफाजत तो की जाए ना। तो इंशाल्लाह ये आपने बड़े अहम इशू के ऊपर जो है वो क्वेश्चन रेज किया और आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो इसको मैं सीएम साहब के साथ डिस्कस करके अगली कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी और कोशिश करेंगे कि जो पहले से मौजूद है उसको ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाया जाए। जौहन साहब, एक अगर पुलिस का निज़ाम ही हमारे यहाँ ठीक हो जाए, आप जा रहे हैं केपी में आपने पुलिस में रिफॉर्म्स लाई हैं, बहुत बेहतरी भी आई, पंजाब में अगर पुलिस ही ठीक हो जाए तो आधे मसले शायद हल हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो मामला पुलिस से आगे नहीं बढ़ पाता, या पुलिस दूसरों के साथ मिल जाती है जाकर, या आपको इंसाफ देने में संजीदा नहीं होती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस ओवरसीज कमीशन का बुनियादी मकसद ये था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जान, माल और इज्जत, 3 चीज़ों के इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं,
उनके हवाले से उनको फुली प्रोटेक्ट किया जाए और इमीडिएट उनको प्रॉम्प्टली रिस्पांस मिले, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, पुलिस की तरफ से, पटवार की तरफ से, महकमा माल की तरफ से, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको हम मजीद आपने चौहान साहब ये मुतासरीन जो हैं ये हमारे साथ बैठे हैं, आपने इनको रास्ता दिखाया कि आप जुल्फी बुखारी के साहब के पास जाएं? इमीडिएट तो जुल्फी बुखारी साहब कैसे, मगर वो क्या रास्ता तरीका क्या है? उनके घर तो जाके नहीं मिल सकते, वो मतलब क्या दरखास्त दें, फोन करें, क्या आपके ख्याल में अभी क्योंकि एक मैकेनिज्म तो बन रहा है ना, क्या इनके पास तरीका कार क्या होगा? इस्लामाबाद के अंदर जाके उनका बाकायदा ऑफिस मौजूद है, उस ऑफिस में जाके उनसे रब्ता करें और उन्हें अपनी एप्लीकेशन दें और उन्हें बताएं कि हमारा ये इशू है। और वो फिर वहां से बैठ के, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से बैठ के, जब आईजी पंजाब को या चीफ सेक्रेटरी को या किसी भी ब्यूरोक्रेट को कहेंगे तो उसका एक वेटेज होगा और इनकी दादरसी भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजल चौहान साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर इस इशू पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जी जा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी, वो अभी तो उन्होंने रास्ता आपको बताया कि आपको जाना चाहिए जुल्फी बुखारी साहब के पास, उनके ऑफिस में जाके दरखास्त दें। बिल्कुल चले जाएंगे, जुल्फी बुखारी साहब के पास भी हाजिर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको पिछला एक 12 दिन पुराना एक वाकया छोटा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। शफकत महमूद साहब हमारे हल्के के हैं, ठीक है, हमारे वहीं से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, माशाल्लाह वहीं से दूसरी बार उन्होंने विन किया, ठीक है जी। अभी रिसेंटली एक बड़ी तद्दोद के बाद, बड़ी कोशिश के बाद उनसे 5 मिनट हमें मिले हैं जी, हम उनके पास हाजिर हुए हैं, क्योंकि इंसान पहले वहीं पे जाता है ना जहाँ तक उसकी रसाई होती है। ठीक है, हमने कहा जी हमारे हल्के के हैं, माशाल्लाह वजारत मिली है, सिटिंग मिनिस्टर है। हम गए जी, हमने कहा जी सर ये एक हमारा मैटर है, हमारी आपके हल्के में रिहाइश है इलामा इकबाल टाउन में, ये देखे जी ये मैटर है। उन्होंने आगे से मेरे डॉक्यूमेंट्स पढ़े बगैर, उनको देखे बगैर, ये वो गवर्नमेंट है, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना मुद्दा बयान कर रहा हूँ। ये वो गवर्नमेंट है जो इस स्लोगन पे आई थी कि ओवरसीज कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इस मुल्क का सासा है, वो सरमाया है, वो लीगल इनकम यहाँ पे लेके आए, हम उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो ट्रेड करें और उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शफकत महमूद साहब ने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर मुझे जवाब दिया जी रिकवरी मैं करवानी है। मैंने कहा सर कतन तौर पे आपने रिकवरी नहीं करवानी, मेरी आप गुजारिश सुन लेंगे और मेरी बात मुकम्मल होने देंगे, क्योंकि 5 मिनट आपसे बड़ी मुश्किल से मिले हैं, कोई 8 दिन वेट करने के बाद। तो उन्होंने कहा जी बताएं जी। मैंने कहा जी रिकवरी आपने नहीं करवानी, लेकिन सर आप किसी पुलिस वाले को तो कह सकते हैं या कहलवा सकते हैं। अच्छा जी वो मैं देख लूँगा फिर। अच्छा जी ये सारा कुछ करने के बाद अब जुल्फी बुखारी साहब, ये तो शफकत महमूद साहब की बात होगी, अब जुल्फी बुखारी साहब से भी कोई डांट सुननी पड़ेगी या कोई वो हमें अच्छे तरीके से इज्जत से कोई अंदर लेके जाके हमारी बात सुन लेंगे। मेरा सिर्फ चौहान साहब से, क्योंकि जो हमारा जिस थाने में मैटर है वो चौहान साहब के हल्के में है, रावलपिंडी में। चौहान साहब ने भी उधर से इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो गुजारिश सर ये है कि हमें पता है कि हमारी रिकवरी आप लोगों ने नहीं करवानी, लेकिन कम से कम हमारा जो इश्यूज हैं उसको टेकअप तो कर सकते हैं, उसको हमें कोई सीधा रास्ता तो बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है सॉरी एक्सक्यूज़ मी, दूसरी चीज़ ये है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब और इमरान खान साहब दोनों ने यही कहा कि जी ये हमारा असासा है, एसेट्स हैं। और मैं ख़ुद भी बड़ा सपोर्टर हूँ पाकिस्तान का। मैंने हमेशा पाकिस्तान में जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे फ़ंड्स की तो मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है अपनी पूरी लाइफ ही। जब जनाब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे तो हमने हज़ार डॉलर जमा करके उसमें अकाउंट में जमा करवाए, मेरे पास प्रूफ भी पड़े हुए हैं वो सारे। तो अभी में भी हम कर रहे हैं सारे जोक दर जोक जो है, अभी भी 1000 US डॉलर जो है अभी हमने ट्रांसफर किए हैं। एक किस्म की एग्जाम्पल ही है, अभी नई गवर्नमेंट आई है, ये नया केस है उनके लिए। इससे अगर वो इसको टेकअप करेंगे तो दूसरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा। राशिद लोधी साहब, मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ काफ़ी सारे प्रोग्राम करने के बाद, और वो नतीजा ये है कि हमारे जो भी मुतासरीन भाई हैं ओवरसीज़ ख़ास तौर पर, एक तो मसला ये होता है कि वो यहाँ के सिस्टम से नावाकिफ़ होते हैं वहाँ पर मुसलसल रहने की वजह से, लेकिन जो उनके यहाँ पर भी रिलेटिव्स हैं, जैसे इस केस पे भी मलिक जाद साहब इनके भाई हैं, भाग दौड़ तो बहुत करते हैं और मुसलसल जतन करते हैं। आई एम श्योर रात को नींद भी ठीक से नहीं आती होगी, खाना खाते हुए भी जो है वो इनको मज़ा नहीं आता होगा, लेकिन भाग दौड़ बहुत करते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं होता कि सही फोरम कौन सा है और सही रास्ता कौन सा है। इस केस में भी ऐसे ही लग रहा है कि मलिक जाद साहब ने बहुत भाग दौड़ की है पुलिस के पास, इस थाने में, उस थाने में, शफकत महमूद साहब से जतन करके टाइम लिया,
लेकिन शायद सही फोरम पर नहीं पहुंचे जहां से दादर से जमा पूंजी है सर, हमने एफर्ट तो अपने लिए करनी है जी। वो अब किसी को बता के किसी के नोटिस ला के जी जी राशिद साहब। असद साहब गुजारिश ये है कि अब जाहिर है ये गरीब हैं और हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ है, लेकिन मैंने बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं और बहुत सारी पहले आपके काशिफ जो रिपोर्टर है उन्होंने भी बताया है कि वो जो कॉलेज चल रहा है उसको कैसे जाके मतलब पहले तो इन्होंने ये बताया ना काशिफ साहब ने कि इनको चाहिए था कि जो फेडरल बोर्ड है उसके अंदर जाकर ये पार्टनर बनते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर होते हैं और कागजात में भी होते हैं, सरकारी कागजात में भी। जी अब आज तक वो रेमेडीज इन्होंने वेल नहीं की हैं। अब गुजारिश है इनको पूछे जो वेस्ट के अंदर लोग रहते हैं वहां अगर आप किसी के साथ $1000 की भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो कभी भी वकील के बगैर नहीं करते। यहाँ पाकिस्तान में जब ये आते हैं तो एक किसी भी एक शख्स के ऊपर ट्रस्ट करके पुराने रिलेशन के ऊपर और उसको करोड़ों रुपए पकड़ा देते हैं। तो इनको चाहिए कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट की है तो इसमें एक प्रॉपर कॉम्पिटेंट वकील जो है उसको अगर बीच में रखते तो वो तमाम शराइत उसमें रखता। ये आइंदा के लिए भी इनकी गाइडलाइन है तमाम ओवरसीज के लिए कि यहाँ जब भी कोई एग्रीमेंट करें या यहाँ कोई किसी के साथ कॉन्टैक्ट करें या डील करें या बिजनेस रिलेशन बनाएं तो उसके अंदर वकील को ऑन बोर्ड लेके आए। अभी तक तो 2014 से इन्होंने बहुत तो गिरवा दिया, लेकिन मुझे ये लगा है थोड़ी सी टची और मुझे ये लगा है कि क्योंकि हमारा क्योंकि हम समझते हैं बचपन का दोस्त था और दूसरा हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोग मुखलिस हैं वैसे ही अगला भी हमारे साथ मुखलिस चलता है। ये उम्मीद रखते हैं केसेस में राशिद साहब होता ये है वो बात ये या भाई होता है या चचा होते हैं या कजन होते हैं। अब ये इनके बचपन के दोस्त थे जिन्होंने फ्रॉड किया। फिर भी हमने अपने तौर पे जितना हमारा नॉलेज था उसके तौर पे हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है। हाँ जी अब ये बात मुझे भी कर देने दीजिए ना। जी 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 मुश्तरी होशियार बयास का प्रिंसिपल पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई होता है। पूरी दुनिया के अंदर जो बंदा पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहा होता है ये लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। ये उसको विजिलेंट होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में। तो इन्होंने जब एग्रीमेंट किया है उसके अंदर भी किसी वकील के जरिए नहीं किया, खुद उनके कहने के ऊपर सारा कुछ करते रहे, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए। फिर जब फ्रॉड हो गया 2014 के बाद FIR का अंदराज भी करा लिया, 3 दिन तो उन्होंने गनवा दिए पर्चा दर्ज होने पर। लेकिन ये नहीं बता रहे कि 2014 से लेकर आज तक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने क्या किया। और इनके जो लॉयर है वो आपके सामने गिरी कर रहे हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए थी जो मैंने पॉइंट आउट की हैं, ये इनकी जानब से नहीं किया गया। तो गुजारिश ये है कि पर्चा नहीं हुआ था, पर्चा तो सारा भी 10 दिन पहले हो रहा है। लोधी साहब मेरी अर्ज तो सुन लिया 2014 से आप शुरू हुए ना इसमें। नहीं सर 2016 से लोधी साहब 2016 हो गया है इस चले 16 को भी अब 2 साल गुजर गए हैं। गुजारिश है कि इन तमाम रेमेडीज को जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है इनको अवेल करें। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब सही, अब आपने रास्ता सुझा दिया राशिद साहब कि अब ये रेमेडीज इनके पास हैं और इनके वकील भी मौजूद थे, उनको भी आपने गाइडलाइन दे दी कि उन्हें क्या करना चाहिए। और इससे इत्तफाक कर रहे हैं मलिक जाद साहब खुद भी और जाहिद परवेज साहब भी कि अब वो इस रास्ते को भी इख्तियार करेंगे। प्लस चौहान साहब ने भी कहा कि आप जुल्फी बुखारी साहब के पास चले जाएं, क्योंकि जाहिर है नई गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट तो कहेगी कि हमें तो पहली दफ़ा गवर्नमेंट मिली, हम तो अभी इदारे बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक रास्ता बताया कि जुल्फी बुखारी के पास चले जाएं तो वहाँ पर भी हो जाए। राजा काशिफ साहब कैसे कंक्लूड करेंगे स्टोरी को? जी देखें असद, इनको चाहिए कि ये जो राशिद लोधी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। ओवरसीज़ के लिए मेरा भी यही मशवरा है कि वो जब भी पाकिस्तान में कोई ₹1 की या 1 अरब की भी इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा लॉयर पहले हायर करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट। और चाहे वो भाई के साथ ही डील क्यों ना कर रहे हो, चाहे कजन के साथ या वालिद के साथ या चचा के साथ या बचपन के दोस्त के साथ ही क्यों ना कर रहे हो, वालिद बेटे के साथ भी करे तो किसी के साथ भी करे, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे लॉयर की निगरानी में ये सारा अमल मुकम्मल करे। इनको करना चाहिए, हर सूरत ये करना चाहिए। और दूसरा, जब भी करें उसके लीगल जितनी चीज़ें हैं उसको लाजमी देखा करें। तीसरा, इनका जो टिपिकल केस है इसमें अली इमरान की, वो राशिद लोधी साहब ठीक कह रहे हैं, अली इमरान की अगर गिरफ्तारी होती है जल्द अज जल्द होती है तो वो इनसे टेबल टॉक पे बैठ के बेहतर तरीके से सोल्यूशन निकालेगा और इनको बेहतर चीज़ें देगा। इनको मीनवाइल अपनी फिजिबिलिटी तैयार कर लेनी चाहिए कि उसके जो कैंपस हैं 3 उनमें क्या प्रोग्रेस है, कैसे चल रहे हैं। ये किसी भी थर्ड पार्टी को हायर करके उसे बेच के पता करवा सकते हैं कि कौन सा वो प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा लॉस में जा रहा है, ताकि इन्हें थोड़ा सा इल्म हो सके। आखिर इन्होंने कुछ सोच के ही तो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का प्लान किया था, तो इन्हें उसको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि शायद उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो वो इनको दे सके। शायद ये कॉलेजेस ही हों, शायद उसके पास कोई और जायदाद ना हो जो मुतबादल इनके अगर टेबल टॉक होती है तो वो भी इन्हें एक ऑप्शन अपने जेहन में रख के देखना चाहिए उस पर। उनके मामला ठीक हैं, उनके पास हिडन एसेट्स भी हैं, लेकिन इसमें गुजारिश ये है जुल्फी बुखारी साहब का रास्ता बता के चौहान साहब तो चले गए हैं,
यहाँ पे चौधरी सरवर साहब ने इसको ओवरसीज़ कमीशन के हवाले से ही सारा मामला जो है टेकअप अप किया है, और पहले भी वो इसी बिहाफ के ऊपर गवर्नर जिस वक्त पंजाब जिस वक्त पिछले टेन्योर में कुछ अरसे के लिए रहे हैं, वो यही सारा मामला जो है वो इशू हाईलाइट करते रहे हैं। अभी उनसे मिलना हमें उनके लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ठीक, जुल्फी बुखारी साहब इस्लामाबाद बैठे हैं। इस्लामाबाद में एक मेरा ख्याल है एसपी के ऑफिस जाना ऐसे है कि जिस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाने के मुताबिक वहाँ पे इस्लामाबाद कैपिटल सिटी का जो एसपी का ऑफिस है वहाँ पे जाने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो मेरा ख्याल चौहान साहब बेहतर बता सकते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल जाता होगा, हमें तो जनाब वो अंदर भी नहीं जाने देते। मलिक साहब, जाहिद परवेज साहब, हमारी तरह हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, हमने आपके लिए आवाज़ उठाई है, हम आइंदा भी आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर आपका मसला हल नहीं होगा, हम बार बार इस इशू को टेकअप करने के लिए तैयार हैं, इसका फॉलोअप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब चूंकि आप फंस गए हैं तो आपको कानूनी रास्ते भी खुद इख्तियार करने हैं। अब ये आप वाक़या आपको जितनी आप मेहनत कर रहे हैं आपको सबक देकर जाएगा, और बेहतर यह है कि आपके सबक से बहुत दूसरे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी सीखें। जो गलतियां शायद आपके केस में रह गई हैं, आपने एतमाद किया एक दोस्त के ऊपर, एग्रीमेंट आपने अगरचे किया लेकिन पूरी तरह से शायद उस पर काम नहीं कर सके। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आइंदा के प्रोग्राम में एक और मसले के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।